वेलकम टू टोरंटो 360। हम एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं बीएमसी लाइव के नाम से। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरह से है कि इसमें हम लोकल पॉलिटिक्स, दैट इज़ कैनेडियन पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब डिस्कस किससे करेंगे? उसका नाम बीएमसी लाइव क्यों है? तो बीएमसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका नाम है बदर मुनीर चौधरी लाइव, और हम डिस्कस भी बदर साहब से ही करेंगे क्योंकि बदर साहब का एक बहुत एलैबोरेट एक्सपीरियंस रहा है। बदर साहब 1988 से पॉलिटिक्स की फील्ड में हैं। ख़ासी ड्राई फील्ड है, तो आपने ये चूज़ की, ये आप ही बताएंगे कि क्यों चूज़ की। और जितना मैं जानती हूँ इसमें दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा बनते हैं, तो आपने क्या कमाया और क्या गंवाया, पहले तो आप ये बताइए। बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम जो दोस्त अभी देख रहे होंगे उनको भी खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में करना चाह रहा हूँ। कोशिश करेंगे हल्का फुल्का प्रोग्राम रखें, लड़ाई झगड़े ना हो और लोगों को भी शामिल करें। आपने तो माजी में घसीटा है मुझे। 1988 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि मैं क्यों हूँ, तो वो तो ये था कि स्कूल लेवल से ही एक 8वीं क्लास में एक रसाला हमने पब्लिश किया जिसका मैं एडिटर था। होश भी नहीं था, लेकिन हमने एक प्रिंट करवाया। उसके बाद फिर लोकल साहिवाल मेरी बर्थ प्लेस है, वहाँ से जो लोकल न्यूज़पेपर थे वहाँ शुरू किया। फिर लाहौर गया, फिर सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजरी, और लास्ट में नवाए वक्त छोड़कर कनाडा आया, और उसके बाद फिर मैंने जंग और जियो ग्रुप ज्वाइन किया था। बहुत अच्छा सफ़र है, लेकिन काफ़ी मुश्किलात रही मुझे। पर आई गेस जितनी मुश्किलात होती हैं उतनी जल्दी हम सीखते हैं। ये जर्नलिज्म ऐसा फील्ड है कि रोज़ कुछ सीखता है आदमी, हर रोज़। जैसे आज अभी फर्स्ट एपिसोड है आपके साथ, तो मैं आपसे कुछ सीखूंगा, हम अपने नाजरीन से कुछ सीखेंगे। तो ये सीखने का मरहला है और ये अमल जारी रहना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो अब क्योंकि हम कनाडा में हैं तो सबसे पहले कैनेडियन पॉलिटिक्स से शुरू करते हैं। ज़रूरी है। हमारे लोकल इश्यूज़ क्या है? हाल ही में हमारा मोशन M103 जो इस्लामोफोबिया पे था, वो पास हुआ है फेडरल पार्लियामेंट में। बहुत लोग खुश हैं, कुछ लोग नाला हैं। आपको क्या लगता है ये मोशन क्यों पास किया गया और क्या इसकी ज़रूरत थी हमें? देखें, इस पे सारी कम्युनिटी, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी, जितने भी कनेडियंस हैं वो दो मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम हुए हैं, ये तो हमें मानना चाहिए। और अब जैसे जब हम कनाडा की बात करेंगे तो एज़ कनेडियन ही बात करेंगे, तो बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुस्लिम, इससे थोड़ा सा हम आगे हमें जाना भी पड़ेगा, और हमें सोचना भी चाहिए कि हम जिस मुल्क के अंदर हैं हम उस मुल्क की सबसे पहले बात करें। तो जो मोशन 103 था, ये हमारी जो मिसागा, मेरी राइडिंग ही है, मिसागा एरन मिल, इकरा खालिद साहबा, उन्होंने पेश किया। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है किरण के क्या इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। ये तो हिस्ट्री बताएगी, कुछ अरसे के बाद पता चलेगा। लेकिन जो क्यूबत का वाक़या हुआ, नमाजियों पे फायरिंग हुई, वहाँ पे शहीद हुए नमाजी, हालांकि ये मोशन जो है वो तो पहले ही पेश कर दी गई थी, वाक़या उसके बाद हुआ। तो जब वाक़या हुआ तो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर ऐसे लगा कि नहीं, इस्लामोफोबिया कनाडा में मौजूद है और इस पे बात होनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं। अभी हमारे पाकिस्तानी और कुछ मुस्लिम कनेडियंस हैं जो कहते हैं कि जी इस मोशन की ज़रूरत नहीं थी। उनका एहतराम करते हुए उनका ये कहना है कि इस वजह से ज़रूरत नहीं थी कि क्यों हम स्ट्रीम लाइन में आएँ, एक ऐसे मसले को उठाएं जिससे लोग कहें कि जी ये मुस्लिम कनेडियन है, और इस्लामोफोबिया को हम खुद ही प्रमोट करें। उनका ये कहना है। मेरा नहीं ख्याल ये बात ये कुछ हलकों का ये कहना है कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक था सबसे पहला, इससे तफरका फैलेगा। और क्योंकि ये मोशन पहले आ गया था और क्यूबैक में जो हुआ वो बाद में हुआ, तो प्रॉब्ली ये उसका रेपरकशन था कि हमको हाईलाइट किया गया और हमको उठा के साइड में रख दिया गया क्योंकि हमको सेग्रीगेट किया गया। तो ये उसके आफ्टर मैथ है जो हम फेस करें। आपकी क्या राय है इस बारे में? नफरत है वो एक दिन में जन्म नहीं लेती। बिल्कुल दुरुस्त। वो दिल में कहीं ना कहीं किसी खाने में मौजूद होती है। उसको एक ये मैं एग्री कर रहा हूँ कि उसको किसी वक्त आग लगाई जा सकती है, चिंगारी होती है, उसको आग लगाने में क्या ये इस मोशन का दखल है या कोई और जो इंटरनेशनली वाक़यात हो रहे हैं? मेरा ये ख्याल है कि मोशन की ज़रूरत थी
लेकिन जिस तरीके से पेश की गई, क्या ऐसा मुमकिन है, जो मैं अपने आप से सवाल किया, मैंने इकरा खालिद से डायरेक्ट सवाल ये किया कि क्या ये ज़रूरी था कि एक मुस्लिम पाकिस्तानी कनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये मोशन पेश करती? क्या अच्छा होता कि एक नॉन मुस्लिम कनेडियन ये पेश करता तो कितना अच्छा होता? एक तो जेस्चर अच्छा था जी। लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं इन एमपीज के इर्द गिर्द, हम फिरते हैं ना किसी शक्ल में, तो वो जो मेरे सोर्सेज हैं उनका ये कहना था कि किसी नॉन मुस्लिम कनेडियन एमपी ने ये जुर्रत नहीं की, करेज में नहीं उठा वो। ये बहुत बड़ा सवाल है जो अभी कनाडा के मीडिया में नहीं आया। हम पहली बार यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम क्यों नहीं आया। क्या जो चार्टर ऑफ राइट्स है यहाँ पे कनाडा का, या जो डिस्क्रिमिनेशन है, या इस तरह के जितने भी जराइम पहले से कानून में मौजूद हैं, तो एक नॉन मुस्लिम अगर उठ के खड़ा होता, वो कहता है जी इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए कनाडा के अंदर, कितना अच्छा होता। आपको अगर मैं बताऊं कि ओंटारियो पार्लियामेंट में ऐसी ही मोशन पेश हुई जो एक नॉन मुस्लिम ने पेश की। वो यहाँ पे दो हमारे अपने पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, डॉक्टर शफीक कादरी और यासिर नकवी, वो तो अटॉर्नी जनरल प्रोविंस के बन गए, तो अभी डॉक्टर शफीक कादरी तो मौजूद हैं, वो पेश कर सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ प्रोविंशियल लेवल पे जो लिबरल पार्टी ने एक अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन वहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये अच्छी मूव, पॉलिटिकल मूव अच्छी नहीं थी। ओके, दुरुस्त। अब ये हमें फीडबैक से पता चलेगा नाजरीन से कि उनकी अच्छा, एक और मैं बताऊं, देखें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मिसिसागा में ही मिसिसागा स्ट्रीट्सविल के जो इंडो कनेडियन हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं गगन सेकान, वो उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यानी कि वो उन्होंने फेसबुक पे भी अभी सोशल मीडिया पे डाला है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। उनका ये कहना है कि जो उनकी राइडिंग से लोगों ने उनको ईमेल्स की और स्प्लिट हैं लोग। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि ये गगन सेगांत की अच्छी पॉलिटिकल मूव है अपने लिए, क्योंकि उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, तो मेन स्ट्रीम में जिस तरह इकरा खालिद आई, इसी तरह गगन सेगांत जो है वो उनके इंटरव्यूज भी होंगे, मीडिया में भी आ गए। एक पॉलिटिकल गिमिक भी है उनके लिए कि काफी अरसे से लाइमलाइट में नहीं थे, तो उनको लगा कि शायद उनके इस जेस्चर से वो लाइमलाइट में आ जाएंगे। जो हमारे जहन में ये है कि हम पाकिस्तानी, हम मुस्लिम, हमारा तो 2% भी नहीं है। हम ना किसी को जिता सकते हैं ना हरा सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि किसी को नॉमिनेशन में कामयाब करवा सकते हैं, जो हमारे सामने इकरा खालिद की बहुत अच्छी मिसाल है कि कम्युनिटी ने यकजान होके उसको नॉमिनेशन में पहुंचाया। बहरहाल ये गगन सेगांत और अब एक मुकाबला है पॉपुलैरिटी और पब्लिसिटी का इकरा में, अब देखें कौन जीतता है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया गगन सेगांत को बहुत आगे लेके जाएगा, जो मेरा ख्याल है। ओके, तो फिर नाजरीन देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है और ये ऊंट किस करवट बैठता है। अच्छा जी, ये तो हो गया कैनेडियन पॉलिटिक्स। अब आते हैं हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अच्छा, क्योंकि हम कनाडा में बैठे हैं तो हम पाकिस्तान से यूजली सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और सोशल मीडिया पे आजकल हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब बहुत इन हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब। हर किस्म की वीडियोस हैं, बीच में रहे वो, फिर वो गायब हो गए, अब वो अचानक से दोबारा इन हो गए हैं। आपको क्या लगता है हमारे ऐसे जजेस जो एक बहुत ही हाई टाइम उन्होंने अपना देखा होता है करियर का, वो अचानक से इतने मुतनाज़ा क्यों हो जाते हैं? और एक वक्त जब आवाम उनके पीछे चली तो उनको पसंद करती है, अचानक से वो मोहब्बत नफरत में क्यों बदल जाती है? देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है किरण, वो तो जद्दा एयरपोर्ट का कोई वाक़या है जिसमें ये और इनका साहबजादे चीफ जस्टिस के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी साहब अरसलान, वो वहाँ पे एक अलग लाइन में मौजूद थे। और कोई ब्रिटिश एक्सेंट का बंदा था, मेरे ख्याल में यूके गालबन ये जा रहे थे, तो ब्रिटिश एक्सेंट था जो कोई नौजवान जिसकी आवाज़ आ रही है, हाँ, तो उसके बाद फिर उनको वहाँ से हटना पड़ा, वायरल हो गई। और इस इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो मुतनाज़ा जज इस वजह से थे कि सुओ मोटो इन्होंने बहुत ज़्यादा लिए। परवेज़ मुशर्रफ दौर में इनको हटा दिया गया, इनको नज़रबंद कर दिया गया। फिर NRO का जो था जरदारी साहब को, फेमस NRO, वो भी इन्होंने कलअदम करार दिया। फिर इनके बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज़म के हवाले से बहुत बड़े
फैसले थे। लेकिन चूंकि परवेज़ मुशर्रफ का जो स्टेटमेंट है इनके हवाले से इस वीडियो पे जो बहरहाल वो इज्जत वाली वीडियो नहीं थी जो वायरल भी हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा इन पे तनकीद की कि इतने ओहदे पे फाइज रहे हैं, कानून और आइन की बात करते हैं और ख़ुद एक अलग लाइन में खड़े हैं। तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के अल्फाज मुझे अभी याद हैं कि वो कह रहे हैं कि इनकी जो बेइज्जती हुई है उन पे परवेज़ मुशर्रफ साहब कहते हैं मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तंग किया है परवेज़ मुशर्रफ साहब को वो इन्होंने इफ्तिखार चोई साहब ने किया है। और उनको मेरा जो नाइटमेयर होता है, रात को डरावने ख्वाब आते हैं, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को इफ्तिखार चोरी के भी आते होंगे। और दूसरा जरदारी साहब ने भी इन पे तनकीद की है। उनका भी ये कहना है कि ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे और जरदारी साहब ने दलील पेश की कि जो इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जस्टिस पार्टी, तो वो कहते हैं कि जी इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई वो भी इसी वजह से है जो मैंने ये कहा है कि जी सदर बनना चाह रहे हैं। तो अभी इनकी पार्टी की कोई वैसे किरण बहुत ज़्यादा कोई नहीं है। लेकिन बदर आप ये बताइए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आ जाता कि एक जगह आप खुद ही जब पॉलिटिक्स को आप जब आइन में और जस्टिस उसमें रजीम में रहे होते हो, आप वो फैसेट देख रहे होते हो, फिर अचानक से अगर आप हमें पता है फैसिनेट करता है सबको, आप प्रेजेंट, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। आई अंडरस्टैंड कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये सोचा, बट कहीं ना कहीं तो पहले वो सोच रहे होंगे। तो देखें वो जरदारी साहब ने यही तो कहा है। और अगर एक लिस्ट बनाई जाए कि पाकिस्तान के बेहतरीन सियासतदान कौन कौन से हैं, तो आसिफ अली जरदारी टॉप पे होने चाहिए। जो सियासतदान पाकिस्तानी सियासतदान के साथ क्राइटेरिया आता है कि वो कितना तेज़ होना चाहिए, कितना ओवर स्मार्ट होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव, वो जरदारी साहब की पर्सनैलिटी में हैं। और वो जो भी बात करते हैं वो बड़ी नपी तुली बात करते हैं। उससे पहले जरदारी साहब ने, अगर आपको याद होगा, तो उन्होंने फ़ौज के बारे में सिर्फ एक जुमला कहा था कि अगर मैं कोई बात करूं तो फिर जर्नैल जो हैं वो पाकिस्तान के जर्नैल अपनी वजाहतें करते थक जाएंगे जो मैं बात करूंगा। तो उसके बाद काफ़ी वो तनाज़ा हुआ था। और जरदारी साहब ने इफ्तिखार चोई साहब के बारे में कहा कि जिनके पॉलिटिकल मोटिव्स थे। देखें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो सियासत में तो आ सकते हैं, 2 साल की पाबंदी है। कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो 2 साल के बाद आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान का कोई आर्मी चीफ, जैसे असलम बेग साहब ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉपुलर नहीं हुए, चीफ जस्टिस, जजेस, ये लोगों के जहन में इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता। और जो पाकिस्तान का करंट सिस्टम है उसमें ये फिट, पॉलिटिकल सिस्टम में ये फिट नहीं होते। जस्टिस वजीउद्दीन इमरान खान के साथ रहे, उसके बाद उन्होंने ऐसी कोई बातें की, इमरान खान साहब ने उनको भी चलता किया। तो मेरा ख्याल कोई ऐसा कोई जज सवाए जस्टिस अफजल लोन है जो नवाज शरीफ के साथ थे और वो सेनेटर बनाया था नवाज शरीफ। सेनेटर भी अगेन वो पॉलिटिकल उससे तो वो तो है एक पॉलिटिकल, आप समझें फेवरेटिज्म है, किसी को कर देते हैं। हाँ, अच्छा नाज़रीन, अभी हमें जाना है एक ब्रेक पे, हम जल्दी से वापस आएंगे। लेकिन जाने से पहले एक और शख्सियत हैं हुसैन हक्कानी साहब, उन्होंने कुछ इंकशाफ किया है। तो हम वापस आते हैं ब्रेक से और फिर पूछते हैं कि वो इंकशाफ क्यों किया है, इस वक्त क्यों किया है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था।